जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा अगस्त की पेंशन के बारे में। 21 अगस्त 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी 25 अगस्त 2025 को और कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी 25 अगस्त 2025 को। मैं किन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, किन कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी। कुछ खबरें आ रही हैं, तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूंगा। क्या अगस्त के महीने में 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस आपको मिलेंगे? पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और ये जानकारी है जुलाई 2025 के एआई सेपेन के आंकड़े के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जून का आंकड़ा आपको मिल चुका है एआई सेपेन का। हमें पता लग गया है कि जुलाई 2025 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा, लेकिन दोस्तों अब हमें पता करना है जनवरी 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। और दोस्तों जनवरी 2026 से जितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा, उस डीएडीआर के हिसाब से 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों जून का आंकड़ा आ चुका है, अब आएगा जुलाई का। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जुलाई का जो आंकड़ा आएगा वो हमें बताएगा कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। हालांकि दोस्तों अगस्त का भी आंकड़ा मिलेगा, पूरे 6 महीने के आंकड़े मिलेंगे। आगे समझाऊंगा जानकारी क्या है। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और दोस्तों ये जानकारी है सशस्त्र बलों के कर्मियों के मनोबल और सम्मान की रक्षा के लिए एक कठोर कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, फौजियों के लिए, रक्षा कर्मियों के लिए, डिफेंस पेंशनर्स के लिए एक लेटर भेजा गया है रक्षा मंत्री जी को, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय को, साथ ही साथ माननीय गृह मंत्री जी को। जी हाँ दोस्तों, जो सशस्त्र कर्मी हैं, पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनके लिए ये लेटर भेजा है। क्या है इसका सब्जेक्ट, क्यों भेजा है, पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उनको तुरंत नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, या फिर चैनल को देखते हैं, या फिर वीडियो को देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के कोई पैसा आपको नहीं देना, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा अगस्त की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं, उनको अगस्त की पेंशन मिलेगी 29 अगस्त को। जैसे कि दोस्तों आपके पास मैसेज भी आया होगा स्पर्श की तरफ से, अगस्त की पेंशन का एडवांस मैसेज। लेकिन दोस्तों ये लेटर निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का। और दोस्तों ये लेटर भी अगस्त की पेंशन के बारे में है, और इसमें लिखा है कि पेंशनर्स को या फिर कर्मियों को, कर्मचारियों को जो सैलरी है या फिर पेंशन है, वो दी जाएगी 25 अगस्त 2025 को। अब दोस्तों इतनी जल्दी क्यों मिलेगी इनको पेंशन, क्या कारण है, वो कारण लिखा है इस लेटर में। क्या है दोस्तों इसका सब्जेक्ट? डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, पेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पेंशनर्स इन द स्टेट ऑफ केरल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2025 ऑन अकाउंट ऑफ ओनम फेस्टिवल। जैसा आपको पता है केरल में ओनम फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो दोस्तों उसके चलते, फेस्टिवल के चलते जो पेंशन मिलेगी अगस्त की, वो दी जाएगी 25 अगस्त 2025 को। जी हाँ दोस्तों, यानी जो केरल के पेंशनर्स हैं, या फिर जो वहां के कर्मचारी हैं, या फिर वहां के जो मजदूर संघ हैं, उनको वेजेस, पेंशनर्स को पेंशन और कर्मचारियों को सैलरी वो दे दी जाएगी 25 अगस्त 2025 को। तो दोस्तों ओनम फेस्टिवल के चलते
इतनी जल्दी पेंशन, सैलरी, वेजेस मिलेंगे पेंशनर्स को, कर्मचारियों को या फिर मजदूर संघों को। तो दोस्तों एक ये लेटर आया था जो मैंने समझा दिया। ये लेटर हर एक पे अप्लाई नहीं होगा। ये लेटर जो केंद्र सरकार के पेंशनर्स हैं, कर्मी हैं, उन पे अप्लाई होगा, लेकिन वो होने चाहिए केरल स्टेट के, जो केरल के हैं उन पे ये अप्लाई होगा लेटर, क्योंकि वहां पर फेस्टिवल मनाया जाता है ओणम। इस वजह से दोस्तों पेंशन जल्दी दी जा रही है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ खबरें आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि अगस्त के महीने में 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या बताया, अगस्त 2025 तक की समाचार रिपोर्ट के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें अभी भी अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। जी हाँ दोस्तों, अभी सरकार काम कर रही है, अभी इनपुट्स मंगा रही है। तो दोस्तों जैसे ही इनपुट्स पूरे हो जाएंगे रक्षा मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, राज्यों की सरकार से, वैसे ही सरकार, केंद्र सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी। अभी प्रक्रिया चालू है, अभी प्रोसेस में है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि अभी प्रोसेस चालू है अगस्त के महीने में, अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है। फिर क्या लिखा है, उपलब्ध जानकारी के आधार पे अपेक्षित शर्तों और फोकस के क्षेत्रों के बारे में जो हम जानते हैं वो इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने कुछ पॉइंट डिस्कस करे हैं कि किस बेस पर 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस होंगे। सबसे पहला पॉइंट है वेतन संरचना की समीक्षा और सिफारिश। जो पे स्ट्रक्चर है, पेंशन स्ट्रक्चर है, उस पर डिस्कशन होगा 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में। मुख्य अधिदेश वेतन संरचना की जांच करना होगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा वेतन संरचना, वेतन और भत्ते, अलाउंसेस हो गए 8 CPC के, या फिर पे मैट्रिक्स हो गई, पे स्ट्रक्चर हो गया, पेंशन स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में। फिर दोस्तों वेतन असमानताओं का समाधान, जो वेतन में, पेंशन में डिफरेंस है उसको खत्म किया जाए। तो दोस्तों उस पर भी बातचीत होगी 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में। और दोस्तों साथ ही साथ जो आयोग है, जो 8th पे कमीशन है, वो इन चीजों को देखेगा, मतलब प्रॉब्लम्स ज्यादा ना हो और साफ सुथरा पे कमीशन हमें मिले। फिर दोस्तों तीसरा, बाजार समानता सुनिश्चित करना, यानी कि इन्फ्लेशन रेट, मार्केट का प्राइस, बाहर क्या मूल्य चल रहा है, वैल्यू चल रही है, उसके आधार पे पेंशन बढ़ाना, ताकि अधिक से अधिक पेंशनर्स को, कर्मचारियों को फायदा मिले। यानी महंगाई को देखते हुए चीजें डिस्कस होना 8 CPC की पे, पेंशन, सैलरी में। फिर दोस्तों पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ। जी हाँ दोस्तों, 8 CPC में पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन जो अदर भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, ग्रेजुटी है, या फिर जो कम्यूटेशन हो गया, कुछ भी हो गया बेनिफिट, उसको भी बढ़ाया जाए 8 CPC में। यानी पेंशन के साथ साथ जो और चीजें हैं उस पर भी बातचीत होगी 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में। फिर आर्थिक प्रभाव विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों एक्सपेंडिचर पे बात होगी कि कितना खर्चा आएगा 8 CPC में, कितने पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी, उसका कितना खर्चा आएगा, कितने कर्मियों को सैलरी दी जाएगी, कितने अलाउंस बढ़ाए जाएंगे, यानी सबका एक्सपेंडिचर, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सब कुछ डिस्कस होगा। फिर दोस्तों हितधारक परामर्श, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी राय ली जाएगी, जो दूसरी राज्य की सरकार है उनसे भी राय ली जाएगी। तो दोस्तों ये सब चीजें होंगी 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में। और जैसे ही सरकार 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी, उसमें अध्यक्षों के नाम लिखे होंगे, जो चेयरपर्सन है उसके नाम लिखे होंगे, जो मेंबर्स हैं उसके नाम लिखे होंगे, और साथ ही साथ लिखा होगा कि पे कमीशन कैसे काम करेगा 8 CPC पे, क्या क्या मुद्दे रखेगा, वो सारी चीज होंगी टर्म ऑफ रेफरेंस में। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि अगस्त में तो फाइनलाइज नहीं होगा, अगस्त में टर्म ऑफ रेफरेंस मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी इनपुट्स का काम चल रहा है, अभी इनपुट्स मंगाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप यहां पे वेट करिए। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा जुलाई 2025 के AI-SIPEN के आंकड़े के बारे में। जैसा आपको पता है जून 2025 का AI-SIPEN का आंकड़ा आ चुका है, जिससे हमें पता लग गया कि जुलाई से बढ़ने वाला DADR 58% होगा। ये हमें मिल जाएगा दिवाली के आसपास, ये हमें मिल जाएगा। लेकिन अब बात आई है कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट DADR होगा। अब दोस्तों जनवरी 2026 से बढ़ने वाला DADR किस पे डिपेंड होगा, जो जुलाई से आगे के आंकड़े आएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो 6 महीने के आंकड़े हमें मिलेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट आपका DADR होगा।
दोस्तों सरकार ज्यादा आपका डीएडीआर नहीं बढ़ाएगी, 2%, 3% या फिर 4%। तो दोस्तों आपका डीएडीआर होगा जनवरी 2026 से या तो 60% या फिर 61% या फिर 62%। इसे आप नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। इसी के आसपास आपका डीएडीआर होगा, 60%, 61% या फिर 62%, यही आपको मिलेगा। और इन डीएडीआर के हिसाब से ही 8 सीपीसी का फिट एंड फैक्टर तय होगा, इन्हीं डीएडीआर के हिसाब से। तो दोस्तों जो हमें जुलाई 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा मिलेगा, वो मिलेगा दोस्तों हमें 29 तारीख को, 29 अगस्त को मिलेगा जुलाई 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा। और इसके बाद तमाम आंकड़े हमें आगे मिलते रहेंगे हर एक महीने। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दे दी। जुलाई 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा रिलीज होगा 29 अगस्त को लेबर ब्यूरो की तरफ से। तब हमें पता लगेगा, तब हम नजदीक पहुंचेंगे कि जनवरी 2026 से हमारा डीएडीआर कितना हो पाएगा। हालांकि उसके बाद भी 5 महीने के आंकड़े बचेंगे। तो दोस्तों एक मैंने आपको छोटी सी अपडेट दे दी जुलाई 2025 के एआई सेपेन के आंकड़े के बारे में कि वो आपको कब तक मिलेगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक लेटर भेजा गया है रक्षा मंत्री जी को, भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को, और साथ ही साथ माननीय गृह मंत्री जी को। इसका सब्जेक्ट है सशस्त्र बलों के कर्मियों के मनोबल और सम्मान की रक्षा के लिए एक कठोर कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, जो सशस्त्र बल है, जो आर्म फोर्स के कर्मी हैं या फिर पेंशनर्स हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। अब ऐसा क्यों, ये समझते हैं आगे। पूर्व सैनिकों और सेवारत बिरादरी की ओर से हम अत्यंत राष्ट्रीय महत्व के एक मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विनम्र ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। एक ज्ञापन इन्होंने दिया है। क्या दिया है? भारत के सशस्त्र बल हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रीढ़ है। उनका मनोबल और सम्मान पवित्र और अटूट है। हालांकि सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अनादर और हमले की हालिया घटनाओं ने गंभीर चिंताएं पैदा की है। जी दोस्तों, आपने हाल ही में खबरें सुनी होंगी कि किसी पूर्व सैनिक को पीट दिया, किसी को खंबे में बांधकर पीटा गया, किसी जवान को, या फिर ट्रेन में सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, मारा पीटा जाता है पुलिस के द्वारा, उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। फिर आपने सुना होगा टोल नाके में सैनिकों के साथ जबरदस्ती करी जाती है, उनसे टैक्स ज्यादा वसूला जाता है और सैनिक कुछ कहते हैं तो फिर उनको मारा पीटा जाता है। यानी सैनिकों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, उनके साथ सही सलूक नहीं होता। तो दोस्तों उनके साथ सही सलूक किया जाए, सही व्यवहार किया जाए और इसके पीछे कठोर कायदे कानून बनाए जाएं। तो दोस्तों इसी पर यह लेटर लिखा है माननीय गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री को और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के। यही चीज दोस्तों इसमें लिखी है। इस तरह के कृत्य न केवल हमारे बहादुर कर्मियों का मनोबल गिराते हैं, बल्कि समाज की नजर में सशस्त्र बलों से जुड़े सम्मान और पवित्रता को भी कम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैनिकों के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो दोस्तों उनका मनोबल डाउन होगा, मनोबल कम होगा। और दोस्तों फिर ये सही बात नहीं है सैनिक कर्मियों के लिए या फिर पूर्व सैनिकों के लिए। इस संबंध में हम विनम्रता पूर्वक अपील करते हैं सरकार से, सशस्त्र बलों के कार्मिकों, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों को अपमान, हमले, उत्पीड़न या फिर असम्मान के किसी भी कृत्य से बचाने के लिए एक कठोर कानून बनाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सरकार से आग्रह किया है कि एक कठोर कानून बनाया जाए ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगे। फिर क्या लिखा है? उक्त कानून में अपराधियों के लिए कठोर और अनुकरणीय दंड का प्रावधान होना चाहिए ताकि वे निवारक के रूप में कार्य कर सकें। जी हाँ दोस्तों, जो सैनिकों को पीटते हैं, जो अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके लिए कठोर कायदे कानून बनाया जाए, उनको दंड दिया जाए। फिर क्या लिखा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह उन मामलों में स्वयं संज्ञान ले जहां सशस्त्र बलों के कार्मिकों की गरिमा और सुरक्षा से समझौता किया जाता है ताकि शीघ्र और दृढ़ न्याय सुनिश्चित हो सके। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को भी अपील डाली है कि आप भी इन चीजों को देखें, कोई ऐसा नियम बनाए, ऐसा कठोर नियम बनाए जिससे ये घटनाएं रुक सके। पूर्व सैनिकों को या फिर जो कर्मी हैं
उनको सम्मान मिले, ऊंचा सम्मान मिले, क्योंकि इन्होंने देश की रक्षा करी है, कई बार देश के प्रति अपना बलिदान भी दिया है। तो दोस्तों इनकी सेवा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, अपमान निरादर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है ऐसे मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जा सकता है। सशस्त्र बल बलिदान देशभक्ति और अखंडता के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके मनोबल की रक्षा करना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि राष्ट्र की पवित्र जिम्मेवारी है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी है कि सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का अपमान नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उनको सुरक्षा दी जाए, ज्यादा से ज्यादा उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो फिर उनको दंड दिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से या फिर भारत सरकार की तरफ से। हमें विश्वास है कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएगी। बिल्कुल दोस्तों, जो भी बातें इसमें लिखी हैं वो 100% सही है। कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, तभी यह सब चीजें रुक पाएंगी। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपनी राय सुझाव कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी मैंने आपको ये जानकारियां दी हैं। ऐसी जानकारियां, नई अपडेट आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियों की अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।